हेलो एल्केन्स मतलब एल्काइल हैलाइड्स का पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कंप्लीट किया अपन ने। सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात किया, उसमें सब कैटेगरीज भी हमने देख ली। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 वाली भी कैटेगरीज देखी। नाउ रिमेंबर बच्चों, हमने SN1 और SN2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था। पहले वो पॉइंट रिवाइज करो। हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था अबाउट द स्टीरियो आइसोमेरिज्म दैट इज इन्वॉल्व इन SN1 SN2। ये याद है आप लोगों को कि SN1 SN2 में जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है वो कुछ इस तरह हो रहा था कि भाई हमने ऐसे देखा था कि SN2 में 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन था। याद है ये 100% क्या था? इन्वर्जन, जिसको हम वॉल्डन इन्वर्जन कहते थे। और SN1 में 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन था। ठीक है ना? तो ये जो वर्ड्स हैं इन्वर्जन और रिटेंशन, इनको अच्छे से समझने के लिए हमें स्टीरियो केमिस्ट्री समझनी चाहिए। नाउ द गुड थिंग इज दैट वी हैव डिस्कस स्टीरियो केमिस्ट्री इन डिटेल एनीवे। हम लोगों का पहले वो अपना डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है कि RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, डेक्स्ट्रोलीवो क्या होता है, कैन इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम क्या होता है, ये सब अपन ने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बट इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आप हेलोजन, हेलो एल्केन और हेलो एलीन की बात करते हो, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने ऑप्टिकल एक्टिविटी RS कॉन्फ़िगरेशन इस टॉपिक में स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है। ठीक है ना? तो अगर आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म या प्रोडक्ट्स के इन्वर्जन्स और रिटेंशंस के क्वेश्चंस बनते हैं तो इस टॉपिक से, इस चैप्टर से रिलेटेड ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। तो जब भी आप HDA चैप्टर, ये वाला चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, तो साथ में वो जो बेसिक्स थे ऑप्टिकल एक्टिविटी के और उसको अपन रिवाइज ज़रूर करेंगे। तो शॉर्ट में पहले अपन गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट कि क्या क्या हमने पढ़ा था ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, और फिर उसको SN1 SN2 में कैसे अप्लाई करना है ये भी सीख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या थी बताना। सबसे पहले कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता था जो लाइट को रोटेट कर सकता था। कौन सी लाइट को? ऑर्डिनरी लाइट को कि प्लेन पोलराइज लाइट को? ऑर्डिनरी, मोनोक्रोमेटिक या प्लेन पोलराइज? कौन से वाले के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं? हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट पे फोकस करते हैं, है ना। और उसके लिए हमने एक ये भी देखा है कि हमारी कंडीशन क्या थी। कंडीशन याद है सबको? कंडीशन क्या थी बच्चों? कायरल कार्बन उस कंपाउंड में प्रेजेंट होना चाहिए। किसी कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कब बोलते थे? जब उसमें असिमेट्रिक कार्बन यानी कि कायरल कार्बन प्रेजेंट होता था। ठीक है, बेसिक क्या था? ऑर्डिनरी लाइट हमारी क्या होती है? वाइब्रेट्स इन ऑल प्लेन्स। ये सब की पॉइंट्स थे, MCQs में आते हैं। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? वाइब्रेट्स इन, जो सब प्लेन्स में वाइब्रेट होती है। मैंने ऐसे डायग्राम बना के दिखाया था आप लोगों को। एक लाइट का सोर्स है और यहाँ से सब प्लेन्स में ऐसे 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 लाइट के वेव्स वाइब्रेट हो रहे हैं, राइट। फिर इसको आप निकोल्स प्रिज्म से पास करते थे। यस, किससे पास करते थे आप? निकोल्स प्रिज्म से, है ना। उसके बाद एक मोनोक्रोमेटिक लाइट भी है, मतलब जिसमें सिर्फ एक वेवलेंथ है। मोनो मीन्स सिंगल, क्रोम मीन्स कलर। ठीक है, उसमें कुछ ये नहीं। PPL कैसे किया था? वाइब्रेशन इन वन प्लेन ओनली, निकोल्स प्रिज्म से आपने पास किया था। यस, निकोल्स प्रिज्म किससे बनी थी? कैल्साइट क्रिस्टल से बनी थी। ये भी मैंने कहा था एक MCQ पॉइंट आ सकता है। ठीक है, वाइब्रेशन इन वन प्लेन हुआ तो प्लेन पोलराइज लाइट हो गई। देख लो, मतलब पहले ओरिजिनली लाइट मल्टीपल प्लेन्स में वाइब्रेट हो रही थी, बट अब आपने जब उसको पोलराइजिंग फिल्टर या निकोल्स प्रिज्म से पास कर दिया तो क्या हो गया? अभी वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट हो रही है, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट हो गई। जिस सब्सटेंस में ऐसा कार्बन है जो 4 डिफरेंट अलग अलग ग्रुप्स या 4 डिफरेंट अलग अलग एटम्स से अटैच्ड है, उसको क्या बोलते हैं अपन? असिमेट्रिक कार्बन। हाउ इज इट शोन? इट शोन विद कार्बन विद अ स्टार मार्क। ठीक है ना, कार्बन विद अ एस्ट्रिस्क, राइट, दैट इज असिमेट्रिक कार्बन। नाउ प्लीज ऑल्सो रिमेंबर क्या कि सिर्फ असिमेट्रिक कार्बन होना ही इनफ है क्या? ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मैंने क्या सिखाया आप लोगों को? रिवाइज करो जरा। क्या सिर्फ असिमेट्रिक कार्बन होना इनफ है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए? साथ साथ क्या होना चाहिए? देयर शुड बी वन आइडिया दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री उस मॉलिक्यूल के अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना। ध्यान से सुनना कि असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तभी ही वो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। तो जब प्लेन पोलराइज लाइट आप पास कर रहे हो एक्वस सॉल्यूशन में से, प्लेन पोलराइज लाइट का जो प्लेन है वो राइट या लेफ्ट को रोटेट हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। एग्जाम्पल जैसे कि लैक्टिक एसिड, 2-क्लोरोब्यूटेन, ग्लूकोज। तो यहाँ पर हमारा HDA में अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो 2-क्लोरोब्यूटेन सबसे क्लासिक एग्जाम्पल बन गया, है कि नहीं?
सेकेंड सेक ब्यूटाइल क्लोराइड कॉमन नॉमेनक्लेचर में ये क्या बन जाएगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। लैक्टिक एसिड पिछले पेज पे अभी एग्जांपल आपको दिखा होगा, है ना। अगर आप देखो लैक्टिक एसिड कैसा दिखता है, लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, कार्बन है, एक CH3 है, एक OH है, एक COH है, एक H है, ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब यहाँ तक क्लियर है, रिवीजन हो गया फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो, ठीक है। अब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सिमिलर मैंने आपको ये बना के दिखाया हुआ है, नॉर्मली डायरेक्शन हमने वैसा देखा हुआ है, सीधा सीधा जा रहा है, राइट को चला गया तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट को चला गया तो लीवो, ठीक है। और पूरा प्लेन रोटेट करना है, लाइट को बेंड नहीं करना है, मैं रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये भी बात बताई थी, पूरा का पूरा प्लेन ही रोटेट करना है, ऐसा नहीं कि लाइट ऐसे जा रही थी अब अचानक ऐसे जाने लग गई, नहीं, ठीक है। रिफ्रैक्शन की बात नहीं हो रही, बेंडिंग ऑफ लाइट की बात नहीं हो रही, याद रखना। दूसरा है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का टाइप्स, राइट साइड होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्मॉल d या प्लस, लेफ्ट साइड होगा तो लीवो रोटेटरी स्मॉल l या माइनस। क्या डेक्स्ट्रो और लीवो आप स्ट्रक्चर देखकर बता सकते हो? नहीं, आप स्ट्रक्चर देखकर नहीं बता सकते हो, दीज आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसके लिए क्या चाहिए, पोलैरीमीटर नाम का एक डिवाइस चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ऐसे जा रहा है लाइट तो L, ठीक है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी में सेकंड पार्ट हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जैसा मैंने कहा डेक्स्ट्रो और लीवो, डेक्स्ट्रो और लीवो को हम क्या बोलेंगे, कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म बोलेंगे, वो टर्म याद है क्या सबको? टर्म बताओ क्या था? इनैंशियोमर्स और इनैंशियोमेरिज्म, है ना। क्या वर्ड था? इनैंशियोमर्स या इनैंशियोमेरिज्म, और ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल एंटीपोल्स अलग अलग नाम बोले थे, ठीक है। दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो डेक्स्ट्रो लीवो आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? दे विल बी मेकिंग नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑब्जेक्ट एंड मिरर रिलेशनशिप, यानी कि दोनों एक दूसरे की क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। मैंने ये बताया था, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इनफैक्ट हमने जब वेराइटीज डिस्कस की थी स्टीरियो आइसोमर्स की, तो याद होगा आपको, हमने ऐसे देखा था कि असिमेट्रिक, हाँ अगर हम ये ऐसे रिवाइज कर लेते हैं इसको, अगर हम ऐसे देखते हैं कि भाई हमारे पास असिमेट्रिक कार्बन और प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, असिमेट्रिक कार्बन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, ये हमने देखा था। और उसके अंदर हमने 3 कैटेगरीज बनाई थी। क्या बनाई थी? 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज कौन सी थी? एक थी इनैंशियोमर्स, दूसरी है डायस्टीरियो आइसोमर्स, और डायस्टीरियोमर्स भी बोल सकते हो इसको, डायस्टीरियो आइसोमर्स या डायस्टीरियोमर्स, और तीसरी थी मीजोमर्स। तीसरी क्या थी? मीजोमर्स, है ना। मीजोमर्स में क्या होता है कि असिमेट्रिक कार्बन तो है, प्लस साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी चली गई, ऑप्टिकल एक्टिविटी चली गई। तो हमारा जो कंडीशन था, कायरल कार्बन है बट प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ गया, तो इसीलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी चली गई, किसकी? मीजोमर्स की, ठीक है ना। डायस्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? ये सीधा सीधा मैंने आपको याद रखने को बोला था कि दीज आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इसमें बाकी सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसमें असिमेट्रिक कार्बन भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आपको ऐसा लगेगा हाँ चलो ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी किस प्रकार की है? इसमें 2 अलग अलग जो फॉर्म्स बनते हैं वो एक दूसरे के नॉन मिरर इमेजेस है। कैसे हैं? नॉन मिरर इमेजेस। और मीजोमर्स में क्या है? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। मीजोमर में मिरर इमेज बनेगी बट सुपर इम्पोजेबल होगी, इसीलिए। अच्छा, क्यों होगी सुपर इम्पोजेबल? बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो जो मिरर इमेज बनेगी वो कैसी दिखेगी? सुपर इम्पोजेबल दिखेगी, जिसकी वजह से कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। इनैंशियोमर्स को मैंने क्या बोला? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या बोला? मतलब यहां पर नॉन मिरर इमेज, यहां पर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और यहां पर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर, मतलब यहां पर मिरर इमेज बनी लेकिन सुपर इम्पोजेबल हुई, यहां पर मिरर इमेज बनी लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं हुई, और यहां पर मिरर इमेज ही नहीं बनी। पहले ये क्लैरिटी समझ में आई क्या कि मैंने टर्म्स क्या बोले? फिर अभी एग्जांपल भी बताता हूं और अच्छे से क्लियर होगा। मैंने टर्म्स बोले हो, समझ में आए तीनों?
सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल और नॉन मिरर। अब एग्जाम्पल समझो, बढ़िया एग्जाम्पल समझो, ठीक है, मस्त वाले एग्जाम्पल देखते हैं। पहले मान लो आपने वो 2 क्लोरोब्यूटेन जो अभी लिया था उसका एकदम बेसिक सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। आपके पास 1 2 3 4 ऐसे 4 कार्बन है, नहीं अच्छा और सिंपल तरीके से लिखते हैं ना, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। समझो पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, आपके पास ये कार्बन है, क्लोरीन, मिथाइल, इथाइल और H, ये रहा तुम्हारा 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। अब ये मैंने बोल दिया कि भाई ये आपका एल फॉर्म है, मान लो ये क्या है आपका क्लोरोब्यूटेन का एल फॉर्म है, चारों अलग अलग है, ये असिमेट्रिक है, ठीक है। अब इसी में इसका एक दूसरा फॉर्म मैं ऐसे बना रहा हूं इस तरह। यहां पर क्या हुआ, कार्बन असिमेट्रिक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और इसको उठा के, इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये इथाइल और हाइड्रोजन एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे, करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो ये क्या बना बोलो, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर, मतलब ये मिरर इमेज तो है बट एक दूसरे पे रखने पे सुपर इम्पोज नहीं होगा। क्लैरिटी? तो इसको क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर, इसको क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर। क्लियर? अब दूसरे एग्जाम्पल पे आओ, मीजोमर कब बोलेंगे। मान लो ये कार्बन कार्बन ऐसे 2 है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास C2H5, CH3, Cl, Cl, CH3, C2H5। मान लो मैंने एक मिरर लगाया, इसका बनाओ, मिरर इमेज बनाओ, सेम टू सेम मिरर इमेज आया क्या, चेक करो। ये स्ट्रक्चर ही पूरा सिमेट्रिकल है, इसलिए तो अच्छा इसमें क्या कार्बन कायरल है या नहीं, पहले ये बताओ, कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है, यस ये दोनों कार्बन कायरल है। अब आपके आसानी के लिए मैं नंबरिंग कर डालता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब घुमा दिया ना मैंने, अब 1 2 यहाँ आ गए ना, तो नंबरिंग से आपको ये मालूम है कि एक्चुअली ये घूम चुका है स्ट्रक्चर, लेकिन अगर मैं नंबरिंग हटा दूं तो आपको सेम टू सेम दिखेगा कि नहीं। अच्छा इसको उठा के ऐसे रखूं तो ये क्या, भले दोनों मिरर इमेज, पहली बात मिरर इमेज बनी कि नहीं बनी, मैंने मिरर इमेज बनाई, आप बोलोगे हाँ मिरर इमेज बनाई। क्या ये मिरर इमेज ऐसी बनी है कि इसको उठा के इसके ऊपर रखा तो एग्जैक्टली ओवरलैप होगा, हाँ बस उसी को बोलेंगे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या हुए, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या हुए, मीजोमर हो गए। तो आप बोलोगे फिर ये 2 स्ट्रक्चर क्यों गिन रहे हो सर, एक ही स्ट्रक्चर गिनो ना, एग्जैक्टली तो मीजोमर में फिर बचा ही नहीं कुछ आइसोमेरिज्म नाम का, या आइसोमेरिज्म देखने जैसा कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, बस यही पॉइंट है, समझ गए बात को, ठीक है। अब डायस्टीरो आइसोमर, डायस्टीरो आइसोमर एक्चुअली बहुत कम सिखाते हैं ज़्यादातर टीचर्स, और एग्जाम्पल भी बहुत कम होते हैं एक टेक्स्ट बुक्स में, इसलिए कंफ्यूजिंग होता है। मीजोमर क्लियर हो गया, इनैंशियोमर क्लियर हो गया, देखो डायस्टीरो आइसोमर एकदम बढ़िया क्लियर हो जाएगा, है ना। अब मान लो मैं सेम जो अभी स्ट्रक्चर बनाया था वही बनाता हूँ, देखना मैं चेंजेस क्या करूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये मैंने बनाया C2H5, C, CH3, C, Cl, ऐसा बना दिया। अब देखो, अब मैं अगर इसकी मिरर इमेज बनाने जाऊं, मैं मिरर इमेज बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, मिरर इमेज बनाने की कोशिश करूं, तो आप बोलोगे सर इसका मिरर इमेज अगर बनाएंगे ना तो वो टेक्निकली एक दूसरे पे मिरर इमेज जैसा कुछ बनेगा ही नहीं। पूछो क्यों? CH3 और Cl मैंने अबाव और बिलो मैंने चेंज किया, मतलब समझे, तुमको मैं कांच में देखने की कोशिश कर रहा हूं तो तुम्हारा राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो सकता है, बट सर की जगह पैर, पैर की जगह सर आ सकता है क्या? नहीं ना, तो ये इसको हम मिरर इमेज में ही काउंट नहीं करेंगे। बात समझ में आई क्या? इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल और एक आपको समझाता हूं, ये जो अपने सिलेबस में है, ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आगे बायोमोलिक्यूल्स में भी आने वाला है। मैं आपको ग्लूकोज का एक इनैंशियोमर बना के बताता हूं,
और एक डायस्टीरियो आइसोमर बना के बताता हूँ, जो बायोमोलिक्यूल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इसके ऊपर जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है। पहली बात, ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है? C6H12O6 है। ग्लूकोज कैसे ड्रॉ किया जाता है? अब मैं फिशर प्रोजेक्शन में बना रहा हूँ ऐसे वर्टिकली, मेरी बात को ध्यान में रखना। जब मैं मिरर इमेज की बात कर रहा हूँ, क्या चेंज करना अलाउड है मुझे? सिर्फ राइट लेफ्ट। मिरर इमेज में तुम्हारा राइट हैंड लेफ्ट बन सकता है, सर तुम्हारा पैर नहीं बन सकता। बार बार ये बात ध्यान दिला रहा हूँ, याद रखना। अब ये मैंने बना दिया, समझो पहला स्ट्रक्चर। सेम टू सेम मैं ऐसे यहाँ पर भी बना रहा हूँ। इतने 6 कार्बन की चेन, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और क्लैरिटी आएगी डायस्टीरियो आइसोमर और इनैंशोमर। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने आ गया ना अगर, तो बहुत क्लैरिटी आ जाती है डायस्टीरियोमर और इनैंशोमर की। CHO पहला, ग्लूकोज में क्या होता है? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ये तो पता ही है, ग्लूकोज इज एन अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब मेरे पास बाकी स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा, वो ऑल्टरनेट HOH से बनता है। लास्ट वाले में CH2OH होता है, ये भी मैंने लिख दिया, समझो, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, तो ग्लूकोज में फर्स्ट और लास्ट तो फिक्स हो गया, पहला वाला एल्डिहाइड है, लास्ट वाला प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है। अब बाकी के 4 जो है ना, इनके ऊपर राइट और लेफ्ट में आपका HOH ग्रुप का पोजिशनिंग डिसाइड करेगा कि कौन से टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? हाँ, अब बीच वाले स्ट्रक्चर के ऊपर जरा फोकस करना, बीच वाले स्ट्रक्चर पे फोकस करना। OH, मैं लेफ्ट राइट बना रहा हूँ, OH, हाँ, ऑल्टरनेट दिख रहा है? ओके, OHH, OHH, OHH। अब ये कायरल कार्बन, ये देखो, ये वाला कायरल है, चेक करो, चेक करते जाओ। कायरल है पहला वाला, मतलब सेकंड नंबर वाला कायरल, थर्ड नंबर वाला कायरल, फोर्थ नंबर वाला कायरल। आखिरी कायरल कार्बन पे ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को कैपिटल D और कैपिटल L फॉर्म्स पढ़ाए हुए हैं पहले, याद करना। कैपिटल D और कैपिटल L क्या थे? हाँ, जो आखिरी कायरल होता है, कौन सा? जो आखिरी कायरल कार्बन होता है, उसके ऊपर जो OH ग्रुप है, अगर राइट साइड लगा हुआ है तो वो D है कि नहीं? और लेफ्ट साइड लगा हुआ है तो L है। तो अब ध्यान से मुझे ये देख के बताना, OH H, OH H, OH H, OH H, ये स्ट्रक्चर क्या बना? ये ग्लूकोज ही है, अभी भी है ग्लूकोज ही, पर L फॉर्म है। और ये दोनों आपस में कैसे हैं बताओ? ये दोनों आपस में, अगर इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखूं, ध्यान से देखना, पहले ध्यान से देखना, उठा के रखूं, ये मैच होगा, एज एग्जैक्टली ओवरलैप होगा, होगा OH OH। सेकेंड वाला, ये वाला OH ओवरलैप होगा, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं उसको बताओ ओवरलैप होगा कि नहीं होगा? होगा। ये तीसरा वाला OH ओवरलैप होगा। चौथा वाला OH राइट लेफ्ट उल्टा है, राइट लेफ्ट उल्टा, राइट लेफ्ट उल्टा, तो ये पूरा का पूरा मिरर इमेज है, राइट लेफ्ट उल्टा है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। ये दोनों आपस में कैसे हैं बोलो? नॉन सिमी, बने कि नहीं बने बोलो, हाँ या ना? तो दिस कैपिटल D एंड कैपिटल L फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर एक्चुअली enantiomers of each other। और स्पेसिफिक जाने तो बोलो enantiomers with respect to carbon number 5। These are C5 enantiomers। These are, मैं चाहता तो C4 पे भी एक्सचेंज कर सकता था, चाहता तो मैं C3 पे भी कर सकता था, चाहता तो मैं C2 पे भी कर सकता था। यहां तक अब क्लैरिटी आई? तो ये C5 enantiomers बने, क्लियर है ना? अब ग्लूकोज के और भी अदर फॉर्म्स है, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सुना होगा, अल्ट्रोज, है ना? ये सब सुने होंगे, बट कंफ्यूजिंग होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स कि अरे किस में क्या होता है। तो मैं गैलेक्टोज बना के समझाता हूँ आपको, गैलेक्टोज बना के समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। बाकी पूरा फंडा सेम। अभी गैलेक्टोज अगर आप देखो, मैं मेरे पास और पूरी लिस्ट है इसकी, आलोज भी है, मैं सारे मुझे भी याद नहीं रहते, आयोडोज, ग्लूकोज तो है ही, ठीक है, टैलोज भी है, अपन गैलेक्टोज ले लेते हैं, ठीक है, गैलेक्टोज लेते हैं, ध्यान से देखना। OH OH OH, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो आप बोलोगे सर ये जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ये तो आपने L ग्लूकोज ड्रॉ किया है, बरोबर ना? चेक करो जरा, कंपेयर करो, ये तो L ग्लूकोज ड्रॉ किया है कि नहीं? अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों, मैं कार्बन नंबर 4 पे
किस पे? कार्बन नंबर 4 पे ये ऐसा कर देता हूं, और कार्बन नंबर 5 पे ये ऐसा कर देता हूं। ध्यान से देखना, बहुत मजेदार है ये, ध्यान से देखो। अब इसको आप डी ग्लूकोज से कंपेयर करो, ध्यान से, डी ग्लूकोज से। डी ग्लूकोज या राइट वाले को छोड़ दो, बीच वाले से कंपेयर करो, देखो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आएगा। कौन से वाले पे फर्क है? 4th वाले पे, है ना? सर्कल करके चेक करते हैं, क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं? हाँ, OH यहाँ पर मैच हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर OH मैच हो रहे हैं, है ना? अब कार्बन नंबर 4 पे कहाँ गड़बड़ है? ये वाला मैच नहीं हो रहा, राइट लेफ्ट उल्टा हो गया, है ना? तो मैं ऐसे बोलूं कि ये जो गैलेक्टोज है, ये जो क्या है, ये गैलेक्टोज है ना? ये ग्लूकोज के साथ, ये ग्लूकोज के साथ में कौन से नंबर पर इमेज, मिरर इमेज बना रहा है बताइए? C4 पे, C4 पे बना रहा है, यस है कि नहीं? बाकी पूरा सेम है। अच्छा, क्या ये मिरर इमेज जस्टिफाइड है? ये तो समझ में आ रही है। मैं डी ग्लूकोज को उठा के इसके ऊपर रखूं तो सिर्फ 4th नंबर पे मैच नहीं करेगा, बाकी सब जगह मैच करेगा, है ना? राइट? तो इसको हम बोलते हैं एपीमर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? इसके लिए खास नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एपीमर। अब बोलोगे सर ये एपीमर बेसिकली एनएंशियोमर ही तो लग रहा है हमको, है तो ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल, है तो ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, है कि नहीं? ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज तो था, ठीक है? तो जस्टिफिकेशन क्या है इसका एपीमर का? सुनना ध्यान से। ग्लूकोज में लास्ट कायरल कार्बन पे अगर हो रहा है ना, किस पे? बोलो किस पे? पूरी चेन की आखिरी कायरल कार्बन पे हो रहा है ना, तो इनएंशियोमर वर्ड यूज करना है। क्या वर्ड यूज करना है ना? एनी अदर कायरल कार्बन पे हो रहा है तो बोलो एपीमर हो रहा है। ये हुई ना बात? तो क्या है? तो क्या मैं बोल सकता एपीमर इज अ टाइप ऑफ इनएंशियोमर ओनली? समझ में आया क्या? यस, है ना? अब आखिरी अपन डायस्टीरियोआइसोमर में चलते हैं। सेम वही ग्लूकोज, सेम वही CHO, सेम वही CH2OH। एक तो मैं नॉर्मल ग्लूकोज बना रहा हूं तुम्हारा, जो तुमको एकदम से याद हो ही जाना चाहिए। अरे यार सॉरी, ये बेकार है सिस्टम इसका। जैसे पेज चेंज होता है गायब हो जाता है, क्या दिक्कत है? 1 2 3 4 5 6, हाँ CH2OH, और 1 2 3 4 5 6 CH2OH, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं इधर मैंने नॉर्मल ग्लूकोज बनाया, नॉर्मल ग्लूकोज क्या था? OH OH OH, और डी फॉर्म बनाना है तो ऐसा, बरोबर? ये डी ग्लूकोज था आपका बच्चों। और इधर ये बाजू पे मैं रैंडमली ऐसा बना रहा हूं, तो आप स्पेसिफिकली कहीं पिन पॉइंट करके बता पाओगे क्या कि अच्छा ये पॉइंट पे सर ये राइट लेफ्ट घुमा हुआ है? नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? मिरर इमेज बने क्या? तो ये डायस्टीरियोआइसोमर हो गए। इसका नाम कुछ अलग होगा, अल्ट्रोज, माल्टोज नहीं सॉरी, वो एलोज और अलग जो मैंने बताया ना, देयर आर 32 डिफरेंट टाइप्स। कितने वेराइटीज है? 32। नोबडी एक्सपेक्ट्स यू टू रिमेंबर ऑल 32। नोबडी एक्सपेक्ट्स। आपको गैलेक्टोज, ग्लूकोज के डी और एल फॉर्म और गैलेक्टोज याद है तो बहुत है। मैनोज कभी कभार पूछ लेते हो, उसके अलावा फालतू में ज़्यादा आइंस्टाइन बन के पूरे 32 याद करने मत जाओ, मेरे को भी याद नहीं है। मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, आप वो समझो कि ऐसे रैंडम स्ट्रक्चर्स बनेंगे ना जहां पर अरेंजमेंट कंप्लीटली हैपहैज़र्ड होगा और वो कभी भी मिरर इमेज के नाम पे जस्टिफाई नहीं किए जा सकते, बरोबर है? मैंने OH H कहीं पे भी लगा दिए, समझ में आ रही है बात?
कोई स्पेसिफिक कार्बन नंबर पे राइट लेफ्ट का एक्सचेंज नहीं किया मैंने, रैंडम लगाए, समझ में आया? ऐसे भी स्ट्रक्चर बनेंगे। तो वो सारे स्ट्रक्चर्स क्या कहलाएंगे बोलो? वो डायस्टीरियो, क्योंकि वो मिरर इमेज है ही नहीं। इनको उठा के इधर रखोगे तो कहीं कुछ मैच नहीं होगा एक्सेप्ट द वर्टिकल वन, और वर्टिकल को हम कंसीडर नहीं करते, हम राइट लेफ्ट को कंसीडर करते हैं मिरर इमेज चेक करते वक्त। समझ में आ गया एकदम अच्छे से? ये क्या बन गए बोलो? ये डायस्टीरियो आइसोमर बन गए, जो कि क्या है? नॉन मिरर इमेज है। क्या है? ये मिरर इमेज है ही नहीं। अच्छा, कई बार बच्चे ये पूछते हैं मुझे कि सर फिर तो मैं रैंडम स्ट्रक्चर बना दूं कुछ भी और उसको बोल दूं डायस्टीरियो आइसोमर। हाँ सही है, तुम रैंडम बनाओ ना कुछ भी, तुम सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रख के तुम इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो स्ट्रक्चर बनाना है बनाओ, वो नॉन मिरर इमेज में ही गिना जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अगर तुम स्पेसिफिक कार्बन के अराउंड राइट लेफ्ट चेंज किए तो वो एपीमर डायस्टीरियो, वो एपीमर या इनैंशियोमर बना। समझे? गया भेजे में? बाकी जो बचे कुछ है, जितने भी स्ट्रक्चर है जो स्पेसिफिक नहीं है, जो रैंडम है, जिसमें राइट लेफ्ट का कुछ समझ नहीं आ रहा, वो क्या बने? वो डायस्टीरियो आइसोमर बने। गया भेजे मध्ये? गया डोक्यात गेलं की नाही? बरोबर? अभी क्लैरिटी आ गई लाइफ में ये तीनों में? इसीलिए करा रहा हूं। आई नो पहले ऑप्टिकल आइसोमर डिस्कस किया हमने, बट इसमें और ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत है, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स में अभी ग्लूकोज में वगैरह भी बहुत बार इसके क्वेश्चन बनते हैं। आई होप और अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आया होगा। यस? अच्छा, आपको एक चीज ये भी समझ में आई होगी कि सर ये है तो कंफ्यूजिंग तो है, नो डाउट। अभी क्लियर हो गया, बट कंफ्यूजिंग है ना स्ट्रक्चर। और इसीलिए मैंने ये भी जस्टिफाई किया था, याद होगा बच्चों आपको, कि बिकॉज डायस्टीरियो आइसोमर, इनैंशियोमर, एपीमर ये सब कंफ्यूजिंग है, इसलिए ये हटा के हमने फिर एब्सोल्यूट आरएस कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी थी, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। याद आ रहा होगा? तो अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप डेक्स्ट्रोलीवो पढ़ना चाहते हो या आरएस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पढ़ना चाहते हो, तो चॉइस ऑब्वियसली हमेशा किसकी होनी चाहिए? आरएस की होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं छोड़ा गया। क्लियर? ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग रेसमिक मिक्सचर पे। तो ये तो पता ही है, जब डेक्स्ट्रो और लिवो के इक्वल क्या इक्विमोलार क्या पोर्शंस, कौन से पोर्शंस? इक्विमोलर, मतलब सेम नंबर ऑफ मोल्स आपने मिला दिए तो क्या बना? रेसमिक मिक्सचर। तो अगर इनैंशियोमर्स थे, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म था, एक लिवो फॉर्म था, आपने इसका एक मोल लिया, इसका एक मोल लिया, मिला दिया। ये राइट साइड लेके जा रहा था लाइट को, ये लेफ्ट साइड लेके जा रहा था, क्या हुआ? दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो ओवरऑल नेट इफेक्ट क्या रहेगा? ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा कि नॉन एक्टिव? इनएक्टिव रहेगा। इनएक्टिव। तो रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है? एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। क्या होता है? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनता है इसके ऊपर। हाँ, एक मस्त सवाल बनता है, क्या मीजोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? क्या बोलो? ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है? नहीं। क्या रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं क्या बच्चों? नहीं। तो दोनों में मैकेनिज्म सेम है कि अलग अलग है? मीजोमर में इंटरनली आपस में ही सलट लिया उसने, तो इंटरनल कॉम्पेंसेशन है। रेसमिक मिक्सचर में क्या हुआ? दो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ द कंपाउंड आप लेके आए थे, तो एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन थी। क्लियर कॉन्सेप्ट? यस, बहुत बढ़िया। तो इनैंशियोमर, ऑप्टिकल एंटीपोल्स, ये वो उनके अलग अलग नाम भी है, जैसे मैंने बहुत बता दिए हैं पहले भी, है ना? एनीमर्स, एंटीमर्स, इनैंशियोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। दिस इज द मेन पार्ट। द मेन पार्ट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। आपको कैसे पता चलता है इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन? आप पोलैरीमीटर नाम का जो डिवाइस लेते हो, उसके ऊपर क्या आती है? रीडिंग आती है। जैसे अगर मैं ऐसे बोल दूं +52 डिग्रीज, ऐसा बोल दूं, तो आप क्या समझेंगे कि लाइट के प्लेन को 52 डिग्री लेके गया राइट साइड में। मैं ऐसे बोल दूं -40 डिग्री, क्या समझ जाएंगे? लेफ्ट साइड लेके गया 40 डिग्री। अगर ये दोनों को मिला दूं मिक्सचर को, तो ओवरऑल +12 डिग्री मिल जाएगा, मतलब रिजल्टिंग मिक्सचर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। लेकिन अगर ये +52 और ये -52 होता तो 0 हो जाता, तो रेसमिक मिक्सचर बनता, है ना? ऐसा। ठीक है? यहाँ पर देखो मैंने दिखाया भी है मिरर इमेज कैसे हम लोग इमेजिन करते हैं मिरर इमेजेस को। ठीक है ना? ध्यान देना, मैंने क्या बोला था कि आपके लेफ्ट और राइट बदल रहे, टॉप और बॉटम। देखो एक्स इधर ऊपर था, एक्स यहाँ पर भी ऊपर ही है।
हाँ, ऊपर वाले को छेड़ना नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ओवर थिंकिंग करके गलती हो जाती है इसमें। हाँ, अलग नेम्स एक बार देख लेना, अलग नेम्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आई एम श्योर इनैंशोमर्स और इनैंशोमॉर्फ्स तो ज़रूर सुना भी होगा, है ना, नोट्स वगैरह में लिखा हुआ मिलता है। ये नाम ज़्यादातर लोग नहीं बताते, ऑप्टिकल एंटीपोल्स भी नहीं बताते, बहुत सारे नाम अलग अलग हैं, ठीक है। वैंट ऑफ लिबेल थियरी ये कहाँ से आई? ऑप्टिकल एक्टिविटी में अचानक वैंट ऑफ लिबेल थियरी कहाँ से कूदी? ये फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाई थी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वैंट ऑफ लिबेल थियरी 1874 में उन्होंने ये बात बताई थी हमको, क्या कि टेट्राहेड्रल कार्बन का विंग्ड वेज स्ट्रक्चर होता है। याद है क्या वर्ड यूज किया था मैंने? विंग्ड वेज स्ट्रक्चर, है ना, या फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर, ऐसा देखा था हमने कि ये कार्बन है, दो प्लेन में होते हैं, दो बॉन्ड्स कैसे होते हैं प्लेन में, एक प्लेन के अंदर होता है और एक प्लेन के बाहर होता है। फिर बाद में जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, हमने रादर देन सेइंग विंग्ड वेज एंड फ्लाइंग वेज, हमने ये बोलना शुरू किया कि दीज आर अलोंग द प्लेन, दिस इज इनटू द प्लेन एंड दिस इज आउटसाइड द प्लेन। और भाषा को रिफाइन करके हमने इसको डैश और इसको वेज बोल दिया और इसको लाइन बोल दिया, लाइन डैश और वेज ऐसा बोल दिया, है ना। आज की तारीख में हम ये भाषा यूज करते हैं, सही बात है। इवोल्यूशन तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, क्यों ज़रूरी है वैंट ऑफ लिबेल थियरी पढ़ना या समझना? क्योंकि हम लोग जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं भाई, हम कायरल कार्बन की बात कब कैसे कर रहे हैं? क्या सारे मोनोवैलेंट, मतलब कार्बन के 4 वैलेंसीज मोनोवैलेंट होनी चाहिए, 4 सिंगल बॉन्ड होंगे तो ही कायरल की बात होगी, तो ही ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात होगी। समझ में आया? डबल बॉन्ड में ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है क्या? एक कार्बन का 2 बॉन्ड एक ही चीज़ से सेटिस्फाइड है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करनी है कि नहीं करनी है? नहीं करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि एक कार्बन की 2 वैलेंसी एक ही चीज़ से सेटिस्फाई हो गई। तो आप मुझे ये बताएंगे कि अगर समझो मैं ऐसे बोलूँ, अच्छा ये एल्डिहाइड है, तो क्या इसमें आपको फिर कोई चेक करने की कोई गुंजाइश बची क्या कि ऑप्टिकल एक्टिविटी? क्यों? आप बोलोगे नहीं सर डबल बॉन्ड आ गया, बात खत्म करो, भाड़ में फेंको, इसको नहीं चाहिए हमको। बात समझ में आई क्या? तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात ही नहीं करनी है, सिंगल बॉन्ड में ही करनी है। और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है कि जो 4 मोनो वैलेंसीज है कार्बन की, क्या है, 4 सिंगल वैलेंसीज हैं, वो चारों एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर पे होती हैं। ये बात तो आपको जस्टिफाइड लग रही होगी, समझ में आया क्या? यस, चलो फटाफट इसका आंसर देंगे अभी फटाफट। लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स, सिंगल वेवलेंथ, हिंट क्या है सिंगल वेवलेंथ? आंसर आएगा मोनोक्रोमैटिक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस? जल्दी, लैक्टिक एसिड, 2-chlorobutane, ग्लूकोज, ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। अगला बोलिए, स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेजेस। आंसर इज दे आर डायस्टीरियो आइसोमर्स। वो स्टीरियो आइसोमर तो हैं, चेंज तो किया लेकिन रैंडम पोजीशन डाल दी, नॉन मिरर इमेज बन गए, इसीलिए डायस्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर? नाउ बिकॉज डायस्टीरियो आइसोमर, एपीमर, इनैंशोमर, इनको पढ़ने में दिक्कत यहाँ आती है कि बहुत सारा जजमेंट लगता है ना, जो ऑब्जर्वर है उसके ऊपर छोड़ना पड़ता है ना कि वो ये बाजू से देख रहा है, ये बाजू से देख रहा है, राइट लेफ्ट, आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए हमने सोल्यूशन करने के लिए क्या किया, हमने RS कॉन्फ़िगरेशन यानी कि RS सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इसको इंट्रोड्यूस किया RS। यहाँ पे R और S का मतलब क्या था बच्चों, बताइए? ये मैंने बताया हुआ आप लोगों को। R मतलब क्या था बोलो? R मतलब था रेक्टस। क्या था? R मतलब रेक्टस सिस्टम, और S मतलब था सिनिस्टर सिस्टम। क्या था? सिनिस्टर, मतलब सिनिस्टर लेफ्ट है ना, वैसा एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस। तो R और S को बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी राइट और लेफ्ट रोटेशन से ही नाम रखे गए। ठीक है, इनकी ओरिजिन हमने डिस्कस की थी, इंटरेस्टिंग है, बट फिलहाल केमिस्ट्री से कोई लेना देना उसका नहीं है। RS कॉन्फ़िगरेशन और RS नॉमेनक्लेचर को हम लोग समझते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो कायरल सेंटर पकड़ा, पहले तो क्या आइडेंटिफाई करना है बोलो? कायरल सेंटर आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। क्या करना है? कायरल सेंटर आपने क्या कर लेना है बच्चों? आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, आप बोलोगे ओके कायरल सेंटर आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आपने असाइन करना है हर कायरल सेंटर को या तो R या तो S नोटेशन असाइन करना है। क्या करना है बोलो? हर कायरल सेंटर को क्या बोलना है कि अब सिर्फ कायरल सेंटर बोल के, मतलब सिर्फ ऐसा C पे स्टार मार्क कर दिया ऐसा नहीं चलेगा। क्या लिखना पड़ेगा बोलो? C पे या तो R या तो S
लिखना पड़ेगा कि भाई ये R है या S है, ये भी बताना पड़ेगा। मतलब असिमेट्रिक होने के साथ साथ, कायरल होने के साथ साथ ये कार्बन R वाला कायरल कार्बन है या S वाला कायरल कार्बन है, ये बताना पड़ेगा। स्टेप समझ में आ रहे हैं क्या? बोलो यस। सीक्वेंस क्या है, रूल्स, और ये सीक्वेंस किसके ऊपर बेस्ड है? मैंने ये ऑलरेडी बताया आपको, CIP सिस्टम, नाम बताया था CIP सिस्टम, कान, इंगोल्ड एंड प्रीलॉग सिस्टम, ये तीनों साइंटिस्ट के नाम थे। उन्होंने प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हमको, क्या दिया? प्रायोरिटी ऑर्डर, हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोएस्ट प्रायोरिटी पे हम लोगों को ऑर्डर लगाना है। किसका? उन ग्रुप्स का जो कायरल कार्बन से अटैच्ड है। अच्छा, पुराने सारे रूल्स हट नहीं गए, पुराने सारे रूल्स अभी भी है। क्या? कि कायरल कार्बन को आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है? चारों मोनोवैलेंट होने चाहिए, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, चारों अलग अलग होने चाहिए। ये सारे रूल्स तो है ही। सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या बोली कि जो चार चीज़ें लगी हुई हैं उनको ऑर्डर में लगाना, डिक्रीजिंग, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोएस्ट प्रायोरिटी में। समझ में आ रहा है क्या? मुझे एक बात ये बता देना, लोएस्ट प्रायोरिटी हमेशा किसकी रहेगी? सबसे घटिया प्रायोरिटी हाइड्रोजन की रहेगी, क्योंकि सबसे छोटा हाइड्रोजन ही है। तो चौथा नंबर, अगर 4 ग्रुप लगे, चौथा नंबर हमेशा हाइड्रोजन को मिलेगा, उससे नीचे तो पीरियोडिक टेबल में कुछ है नहीं, बरोबर ना? ये ध्यान में रख लेना, है ना? अब मान लो ये आपका एक स्ट्रक्चर बना के उन्होंने दिया हुआ है। क्या स्ट्रक्चर है ये? कि कार्बन के ऊपर क्लोरीन, मिथाइल, अमाइन और OH लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? पहले फाइंड आउट करो ये कार्बन कायरल है कि नहीं। हाँ, कायरल है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी 1 2 3 4 ऐसा किसको देने का? हम लोग एटॉमिक मास से चेक करेंगे। आप मास या नंबर से कर सकते हो, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, जिसका नंबर ज़्यादा उसका मास है ना? ठीक है, क्लोरीन 17 नंबर है, उसका मास भी ज़्यादा ही है। ऑक्सीजन 8 नंबर, उसका मास भी ज़्यादा ही। ठीक है, ऐसे करना है। अब यहाँ पर मुझे पता है कि क्लोरीन सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। सही है, तो मैं ऑर्डर असाइन कर देता हूँ। क्लोरीन को मैं नंबर 1 बोल देता हूँ, ऑक्सीजन को मैं नंबर 2 बोल देता हूँ, नाइट्रोजन को मैं नंबर 3 बोल देता हूँ और कार्बन को नंबर 4 बोल देता हूँ। क्या बात ये समझ में आई? यस, बहुत बढ़िया। एटॉमिक नंबर के हिसाब से, जैसा मैंने कहा, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास दोनों के हिसाब से आप कर सकते हो। नंबर इज प्रेफरेबल बिकॉज पीरियोडिक टेबल में हम लोग नंबर के हिसाब से है ना, मोस्टली हमारा जो नंबर के हिसाब से हम लोग रखते हैं। ठीक है ना? तो नंबर गिव्स यू अ मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। ओके, एटम विद लोएस्ट एटॉमिक नंबर इज गिवन लोएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इज हाईएस्ट प्रायोरिटी, है कि नहीं? अगर आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्रायोरिटी ना डिसाइड कर पाओ तो नेक्स्ट सेट पे जाओ। जैसे कि अगर दो साइड पे कार्बन लगे हुए हैं, समझो एक कार्बन एटम के इधर भी कार्बन लगा हुआ है और इधर भी कार्बन लगा हुआ है, मान लो, तो बोलोगे सर दोनों साइड कार्बन, अब किसको मैं प्रायोरिटी दूं? मुझे नहीं मालूम पड़ रहा। तो क्या करना है बोलो? कार्बन तो सेम हो गया, तो यहाँ पर क्या है? 3 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन लगा हुआ है इस कार्बन पे, बरोबर? किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दूं? हायर प्रायोरिटी दूं दोनों में से? इथाइल को कि मिथाइल को? ये इथाइल है ना और ये मिथाइल है ना, किसको हायर प्रायोरिटी दूं बोलो बच्चों? मिथाइल को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा बिकॉज इसमें कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन अटैच्ड है। ये मैंने एग्जाम्पल भी दिया था पहले भी पढ़ाते वक्त कि डिक्शनरी में कैट और कॉट ऐसा है, तो तुमको पता है ना पहले क्या आएगा। भले ही दोनों सी से शुरू हो रहे हैं पर तुमको पता है पहले कैट आएगा बाद में कॉट आएगा, सीधी बात है ना। ये वैसा हो गया कि दोनों कार्बन से ही हैं बट फिर सेकंड अगर दोनों इक्वल है तो सेकंड वाला देखो, तो यहाँ पर इसको नंबर 1 मिल जाएगा, इसको 2 मिल जाएगा, इसको 3 मिलेगा और इसको 4 मिलेगा, इस तरह से, है ना? ऐसा बनेगा आपका फंडा। ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, समझो, मान लो सबसे इजी एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल 1 2 3 4 ऐसा दे दिया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 बनाने के बाद समझ जाना कि ये जो मेरा सीक्वेंस है 1 2 3 4 वो कैसा जा रहा है। बस अगर वो राइट ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये अगर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो R, और अगर उल्टा जाता तो S। सही बात है। तो ये क्या हुआ? R फॉर्म हुआ। R फॉर्म बोलूँ या R कन्फिगरेशन बोलूँ? बेटर क्या है? R कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन से थोड़ा और एक्यूरेसी का
ये आता है अपने को, है ना, एक्यूरेसी की फीलिंग आती है, ऐसा बोल सकते हैं, करेक्ट। दूसरा क्या होगा, ये आपने एक और चीज़ दोबारा नोटिस करी, ये है मिरर इमेज ही, ब्रोमीन फ्लोरीन अभी भी ऊपर नीचे ही है, राइट लेफ्ट ही गया। हाँ, ध्यान से समझना। हाँ, आप रूल्स फॉलो करो, आपकी गलती होगी नहीं, टेंशन मत लो। ओके, सेकेंड रूल देखो क्या बोलता है, अगर दो एटम सेम है तो जैसे करेक्ट सीक्वेंस कंपेयर द सम ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द सेकंड, जो मैंने अभी बताया, इथाइल मिथाइल मैंने कंपेयर करके बताया, है ना, जैसे कि ये वाला। अगर मैं बोलूँ CH2Cl CH2OH और C, किसको हाईएस्ट दूंगा भाई, यहाँ पर CH2 के बाद क्लोरीन आ रहा है तो इसको हाईएस्ट दूंगा, फिर उसके बाद ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा, सीधी बात है ना, इस तरह से। तो मुझे पता है कि भाई भले ही सब जगह हाइड्रोजन है, सब जगह कार्बन है, बट नेक्स्ट क्या है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पूरा कैलकुलेशन करके आपको दिखाया हुआ है, अगर आप पूरा जोड़ लो तो भी, हर एक इंडिविजुअल एटॉमिक नंबर जोड़ लो ना, फिर भी देख लो, ऐसे ही आएगा। कार्बन के बाद O फिर H फिर H, ऐसा ना कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप पूछो अच्छा सर ये पूरा OH गिनने का, नहीं भाई, कार्बन से डायरेक्ट कौन सा एटम जुड़ा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, मैंने तीनों को काउंट कर लिया, 8 + 1 + 1 कितना हुआ 10, और यहाँ हुआ 17 + 1 + 1 कितना हुआ 19। किसको दूंगा मैं प्रायोरिटी, इसको दूंगा। समझ में आया क्या, यस। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आपका इसमें बन गया OH फिर CH2Cl फिर CH2OH, एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये रहा। तो देयरफॉर इस कंपाउंड के मेरे जो R और S फॉर्म्स बनेंगे वो मुझे पता है, एक क्लॉकवाइज वाला होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज वाला होगा। रूल नंबर 3, अगर मल्टीपल बॉन्ड, इसमें फायदा क्या, RS कॉन्फ़िगरेशन में आपने समझा फायदा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी काम हो गया हमारा। मतलब कि कार्बन तो कायरल चाहिए, आप बोलोगे सर आपने तो बोला कायरल कार्बन में डबल ट्रिपल नहीं हो सकता, बरोबर, कायरल कार्बन पे नहीं, लेकिन कायरल कार्बन पे जो ग्रुप लगे हैं, कायरल कार्बन पे जो ग्रुप लगे हैं उनमें और आसानी हो गई हमारे लिए। ग्रुप्स में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, साइनाइड ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N, तो अगर कार्बन जो मेरा सेंट्रल कार्बन था, मान लो इसको फैंटम मानते हैं, सूडो नहीं फैंटम, हम लोग क्या मानते हैं फैंटम। तो साइनाइड लगा हुआ है समझो, एल्डिहाइड लगा हुआ है समझो, एक साइड एसिड लगा हुआ है समझो, और एक साइड बेचारा गरीब हाइड्रोजन है। अब आप बोलोगे सर 3 तो कार्बन थे, 3 क्या थे, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, है ना। तो कैसा, यहाँ नेपोटिज्म चल रहा है, कार्बन अपने ही सब कार्बन भाइयों को ही लेके आया है। तो फिर बाजू पड़ोसी को देखना है, पड़ोसी को देखना है, साइनाइड ऑक्सीजन 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 हाइड्रोजन। पर यहां पर बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड है तो सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्सीजन देख के नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी डुप्लीकेटेड या ट्रिप्लीकेटेड। मतलब इसमें C ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसको मैं 3 बार नाइट्रोजन गिन लूंगा, तो 7 7 7 कितना हुआ 21। समझ गए बात को। इसको मैं 2 बार ऑक्सीजन और 1 बार हाइड्रोजन गिनूंगा, 8 8 और 1 कितना हुआ 17। समझ में आया रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्की बात, एकदम डिटेल में जा रहा हूं, बहुत आराम से, बहुत स्लो, स्टेप बाय स्टेप। यहां पर ऑक्सीजन 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 8 8 8 24। किसको प्रायोरिटी नंबर 1, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। ऐसा बात समझ में आई। तो ऐसे हमको काउंट करना है, बात समझ में आ रहा है। तो एकदम क्लैरिटी के साथ, फिर इसमें कोई कंफ्यूजन का हमने स्कोप ही नहीं छोड़ा ना कि कहां पर क्या कौन से ग्रुप्स बन रहे हैं। क्लियर। और ऐसे ग्रुप्स को हमने फैंटम ग्रुप बोला है, मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, जिनको हम गिन रहे हैं। समझ गए बात को। जैसे C डबल बॉन्ड ये है CH CH ऐसा, फिर C ट्रिपल बॉन्ड अभी बताया मैंने 3 नाइट्रोजन के बराबर, मैंने सारे एग्जांपल भी दे दिए आपको, है ना। फैंटम एटम्स उनको बोल दिया मैंने, ये भी कहा फैंटम जो है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करे, डबल और ट्रिपल में तुम फालतू में उनको गिने जा रहे हो, उनको क्या कहते हैं फैंटम, मतलब जो है नहीं, शैडो बेसिकली। ठीक है, यहां पर देख लो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर बन गया।
सो देयरफॉर CHO ग्रुप इज गिवन हायर प्रायोरिटी देन CH2OH ग्रुप। जबकि यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, पर इसको ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों मिली? क्योंकि डबल बॉन्ड O था तो O 2 बार गिन लिया। समझ गए ना? सॉरी। फिनाइल ग्रुप इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द केक्यूल स्ट्रक्चर्स। ये तो पता है ना, बेंजीन के जो स्ट्रक्चर्स उनको मैंने बताया ऑगस्ट केक्यूल के नाम पे, केक्यूल स्ट्रक्चर्स, केक्यूले स्ट्रक्चर्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, इट इज काउंटेड लाइक दिस। सो व्हाट डज इट मीन? ये देखना ध्यान से, मस्त है, ये इंटरेस्टिंग है कि किसी भी एक कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है, एक कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है। और अब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। आप बोलोगे सर इसमें क्या समझ में नहीं आया? देखो ये वाला जो कार्बन है ये ऐसे आया और इस कार्बन पे एक इधर डबल बॉन्ड ऐसा लगा हुआ है। यहाँ पर भी CH था, यहाँ पर भी CH था, है कि नहीं? है ना? तो इस मैं ब्लू से लिख देता हूँ। ये जो ब्लू वाला कार्बन है इस पे क्या क्या अटैच्ड है, आपको अगर चेक करने की नौबत आए तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलोगे सर ये जो ब्लू वाला कार्बन था ना, इस पे एक तो कार्बन लगा हुआ था और ये साइड एक CH लगा हुआ था, एक साइड CH लगा हुआ था, है ना? समझे? ऐसा, तो ऐसे मैं इसको गिनूंगा। क्लियर बात? वैसे इसको गिनने के ऐसे क्वेश्चंस कभी अभी तक तो आए नहीं है कि फिनाइल ग्रुप के 3 कार्बन गिनने पड़े आपको, ठीक है? उसका टेंशन मत लो। और RS कन्वेंशन इज वेरी इजी। once you figure out the priority, it is extremely easy, extremely simple. Molecule is viewed with the group of lowest priority which is behind the chiral carbon. Now यहाँ पर सवाल और confusion कहाँ पे आता है? सवाल और confusion ऐसे आने लगता है कि समझो मान लो जब ऑर्डर सीधा या तो राइट या लेफ्ट फॉलो नहीं कर रहा, तब आपको confusion आता है। समझो आप मान लो ये है, चलो ठीक है, क्लोरीन और हाइड्रोजन ऐसे मान लो, और क्लोरीन को मैंने बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 4, इसको बोल दिया 3। आप बोलोगे सर ऐसे जा रहा है तो भी 1 2 3 4 नहीं आ रहा, ऐसे जा रहा है तो भी 1 2 3 4 नहीं आ रहा, ये तो गड़बड़ हो रही है कि नहीं? तो इसमें मेरे को अजम्पशन क्या करना पड़ेगा, मानना क्या पड़ेगा कि हाइड्रोजन जो है ये बिहाइंड द प्लेन है। क्या है? क्या है ये बिहाइंड द प्लेन है। ये तो ऐसा हो गया ना कि जैसे अगर तुम कहीं शादी में जा रहे हो या कहीं पूजा में जा रहे हो, कहीं कुछ अच्छे इवेंट में जा रहे हो, तो मैं ये अज्यूम करके आया कि तुम नहा के आए हो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अजम्पशन है ना ये मेरा कि नहा धो के आए होगे, है कि नहीं? वैसे ही यहाँ पर है कि मेरे को इसमें प्रायोरिटी चेक करनी है, मेरे को इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, तो मैं अज्यूम करके चलूँगा। मतलब ये सिस्टम माना गया, जैसे ये सिस्टम माना गया कि शादी में जा रहे हो तो नहा के आओ, है ना? तो वैसे ही ये सिस्टम माना गया कि भैया मॉलिक्यूल को कहाँ से चेक करेंगे? लोएस्ट प्रायोरिटी वाला, यानी जो सबसे खराब प्रायोरिटी वाला ग्रुप था उसको कहाँ सब रखना है? बिहाइंड द कायरल कार्बन। कहाँ रखना? बिहाइंड। अच्छा, बिहाइंड को हम केमिस्ट्री में कैसे डिफाइन करते हैं? डैश या वेज? हम ये मान करते चलते हैं डैश, है ना? डैश हमारे लिए बिहाइंड होता है और वेज हमारे लिए इन फ्रंट होता है। तो अगर हम एक एग्जाम में सवाल में ड्रॉ करके दिया है तो अच्छी बात है। अगर ड्रॉ कर दिया कि वेज ये है, डैश ये है और लाइन ये है, तो हमारे लिए बहुत ईजी है कि नहीं? अगर सीधा सीधा ऐसे लाइन में ड्रॉ करके दिया हुआ है तो हमें चेक करना पड़ेगा बैठ के। समझ में आ रही है बात? अगर एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो R, एंटी क्लॉकवाइज में गया तो S। क्लियर हो गई बात? R and S are added to IUPAC name as a prefix। तो आपकी कंप्लीट नॉमेनक्लेचर के जब आप सिस्टम्स एकदम एक्यूरेटली सिस्टम्स बना रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए कि R और S को IUPAC नाम के सामने लिखना चाहिए। लेट मी गिव यू अनदर सिंपल एग्जाम्पल। इसी को हमने 2 क्लोरोब्यूटेन, इसी को हमने पहले
डेक्स्ट्रोलीवो फॉर्म में पढ़ा था। अब मैं इसको कैसे बोल दूं बताओ? नंबर 1 2 4। क्या हाइड्रोजन बिहाइंड द प्लेन है? ये चेक करो, रोटेशन कैसे जा रहा है? ये एस है, ये कैसे जा रहा है? 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है। तो ये कैसा है? एस। तो पूरा नाम कैसे लिखा जाएगा समझ गए? S2 क्लोरोब्यूटेन, है ना? और ये R2 क्लोरोब्यूटेन। आइडियल तरीका R और S है मतलब इनैंशियोमर ही है, समझ में आ गई बात, है ना? R और S है इनैंशियोमर। अच्छा, R और S क्या सिर्फ इनैंशियोमर में अप्लाई होता है? नहीं, R और S हर एक में, डायस्टीरियोआइसोमर में भी बना के चाहिए तो दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी में भी बना सकते हो। मुद्दा ये है कि R और S से ज़्यादा एक्यूरेट कुछ नहीं है ना? तो आइडियली जो आपको अल्टीमेट सिस्टम आप पढ़ते हो वो ये है। अभी आपको बहुत सारा कचरा मैंने पढ़ाया है, वो मेरी मजबूरी है, आपके एग्जाम में आता है, बट आपको मैंने EZ, ज्योमेट्रिक, ये वो सारे पढ़ाए हैं ना, ठीक है? और इनैंशियोमर, एपीमर, डायस्टीरियोआइसोमर, मेसोमर, ये वो सारे पढ़ा दिए, डेक्स्ट्रोलीवो, DL सब। बट आइडियली तो अगर आप देखो कि अगर आपको RS आता है और आप हर जगह RS लिखते हो तो आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो कोशिश ये करना हमेशा कि हर मॉलिक्यूल को अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप उसको RS के फॉर्म में समझने की कोशिश करो। कहीं भी आपको स्टीरियोआइसोमर में कंफ्यूजन आए तो अल्टीमेट आपका जो टूल है वो क्या है बताओ? वो आपका RS है। ये क्लियर हुआ क्या? आपको मीजोमर में भी ये थोड़ा अप्लाई करके दिखाऊं? सॉरी, मीजोमर नहीं, सॉरी, अपना डायस्टीरियोआइसोमर, डायस्टीरियोआइसोमर में भी अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है? मान लो अब ये स्ट्रक्चर में इसको अप्लाई करते हैं। पहले बताओ ये कायरल है, दोनों कायरल। चलो अब असाइन करते जाओ, R और S असाइन करते जाओ। ये वाले कार्बन को देखो, नंबर 1 2 3 ये वाले कार्बन पे हाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, फिर 3, फिर 4, है ना? 1 2 3 4। अब मेरे को वेज और डैश तो दिया नहीं है, वेज और डैश तो दिया नहीं है, पर मैं ये तो बोल सकता हूँ कि वो एक सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा। अगर ढंग से कर रहा होता तो मेरे लिए सीधा सीधा भाई या तो राइट या तो लेफ्ट। अगर वो सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा तो वो R और S का मैंने एक बताया था फंडा, उल्टा करके चेक करना, है ना? वैसा। अच्छा, अब दूसरे वाले कार्बन को देखो, दूसरे वाले कार्बन को देखो। आपकी आसानी के लिए मैं मान लो अगर आपको ऐसे बोल दूं कि हाँ ये वाला मिथाइल समझो, मान लो डैश पे था, मान लो, चलो आपको समझाने के लिए, तो आप बताओ मुझे R और S में ये क्या है? मतलब जो पहला वाला कार्बन जो है वो क्या है? आर्य है या ऐसे 1 2 3 ऐसे जा रहा है, लेफ्ट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना? और डैश पे है 4, इग्नोर कर सकते हो। तो 1 2 3 लेफ्ट पे जा रहा है, लेफ्ट पे मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये कैसा हुआ? S हुआ ना, ऐसे जा रहा है ना? तो डैश पे नहीं दिया होता तो तुमको उल्टा कर लेना था, मतलब S का कैंसिल करके R कर लेना था। अब सेकंड वाले कार्बन को देखो, अब इसको देखो, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ। अब इसको चेक करो, अब इस पे क्या आएगा बोलो? O पे, क्लोरीन पे 1, क्लोरीन पे 1। सेकंड किस पे आएगा? कार्बन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन। अब यहाँ पर CC, यहाँ पर भी CC। अच्छा, तो 2 यहाँ आ गया, 3 और 4, है ना? अब मैं बोल लो, चलो मान लो कि मैं बोलूँ ये वाला तुम्हारा डैश है ना, तो ठीक है, आप बोलोगे ओके। अब क्या फॉलो हो रहा है? ऐसे जा रहा है 1 2 3, तो ये भी हुआ S। तो अब समझे कि ये जो कंपाउंड है ये SS टाइप का है। कैसे कैसे टाइप का है ये? SS टाइप का है। अब सामने जो बनाया हुआ है आपको सिमिलर टाइप से उसके भी करने, तो आपको ये पता है भले ही ये दोनों डायस्टीरियोआइसोमर है, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि ये SS टाइप है, और हो सकता है इसमें दोनों अलग अलग टाइप के होंगे। आप खुद से एक बार करके देख लो, अपन जज कर सकते हैं आसानी से। अगर आप इसको भी देखो तो SS, अगर R या RS चेंज हो जाता तो इनैंशियोमर,
है ना। आपका R और S अगर चेंज हो रहा है किसी एक कार्बन पे तो इनएंशियोमर आ रहा है ना, इस तरह से। क्लियर? मेक अ नोट। क्या नोट? ये रटने की जरूरत नहीं है भैया कि भाई आपका जो बड़ा ग्रुप छोटा ग्रुप, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी है, इसके अलावा जे एडवांस लेवल तक पे एक भी सवाल नहीं बनने वाला, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। एडवांस लेवल तक पे भी कोई सवाल नहीं बनने वाला, और ये लिस्ट आपको डायरेक्ट कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। ये लिस्ट रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस और लॉजिक की बात है। भैया आयोडीन 53 नंबर है, आयोडीन से बड़ा ग्रुप तो तुम ऑर्गेनिक में कहीं नहीं लगाते हो ना, हैलोजन डेरिवेटिव, और इससे अलावा कहाँ सब ऑक्सीजन लगा रहे हो, एल्डिहाइड कीटोन में, एसिड में, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में नाइट्रोजन लगा रहे हो, है ना। आयोडीन से बड़ा ग्रुप तो नहीं लगाते हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तुम यूरेनियम प्लूटोनियम थोड़ी लगा रहे हो, ठीक है। तो आयोडीन सबसे बड़ा, सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर सल्फर यानी सल्फोनिक एसिड, फिर फ्लोरीन, इस तरह से आपके ग्रुप्स जाएंगे। आपको इनमें से कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप हर एक का सीधा सीधा मैंने बताया है एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करके कर सकते हो। कुछ जो थोड़े से ट्रिकी वाले, कंफ्यूजिंग वाले, वो भी मैंने यहाँ डाल दिए। जैसे साइनाइड का एक्चुअली फिनाइल से ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि साइनाइड में मैंने क्या बोला, वो 3 बार नाइट्रोजन गिना जाता है ना, ऐसा समझ गए। तो प्रायोरिटी में एक्चुअली साइनाइड इससे ज़्यादा आ रहा है, किसमें? CIP सिस्टम में। आई होप ये क्लियर है। और देखो यहाँ पर ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, अगर मैं D लिख दूं और H लिख दूं तो ऑब्वियसली H पीछे आ जाएगा D, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर भले ही सेम है लेकिन मास इसका डबल होता है, पता है ना। और इसलिए मैंने शुरुआत में ये बात कही कि हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर, बट कभी कभी मास भी कंसिडर कर लेना, सीख लो ये बात, है ना। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट ये ज़्यादा हैवी है ना, बोलो हाँ या ना। तो ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कई बार दे देगा। ये क्या बनाया? आंख, मतलब आप व्यू कहां से कर रहे हो, याद रखना, व्यू कहां से कर रहे हो, बोलो। व्यूइंग ऑलवेज फ्रॉम द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, व्यूइंग ऑलवेज फ्रॉम द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, है ना। तो आपकी आंखों के सामने कौन सा ग्रुप होना चाहिए, तब वो सही माना जाएगा। इसका एक एग्जांपल प्रैक्टिकली भी दिखाता हूं। समझो ये आपका क्या है, टेट्राहेड्रॉन, ये रेड रेड रेड, ये तीनों कार्बन थे, ये वाला हाइड्रोजन था, काला वाला दिख रहा है ना, काला वाला हाइड्रोजन था, ये सबसे छोटा प्रायोरिटी है। अब ये मेरे को प्लेन के बाहर रहेगा तो ये सही नहीं माना जाएगा, मतलब मैं जब एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, समझो, तो ये ऐसे इसमें मैं आपको ऑब्जर्व करना वैलिड है नहीं। मुझे क्या करना है, मॉलिक्यूल को रोटेट करके ऐसा करना है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है वो मैं उसको उधर से देख रहा हूँ, तब वैलिड कॉन्फ़िगरेशन मानी जाएगी। समझे बात को? जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है मैं उसकी तरफ से देख रहा हूं। देखो जो डायग्राम में दिखा है मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। मेरी आंख किसकी तरफ है? यहां पर हाइड्रोजन, ये ब्लैक वाला हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी 3 समझो ये मीथाइल, इथाइल, व्हाटएवर जो भी, प्रोपाइल, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे है ना। तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला मेरे को यहां से देखना है। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? फिर मैं बोलूँगा अच्छा ये 1 2 3 ऐसे जा रहा है तो ये R है, अगर 1 2 3 ऐसे जा रहा होता तो S। लेकिन अगर तुमको एग्जाम में ये ऐसा दिया हुआ, स्ट्रक्चर ऐसा दिया है जहाँ पर ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को डैश पे नहीं बनाया है कि नहीं, तो जो तुम सोच रहे हो वो सही कॉन्फ़िगरेशन है क्या? नहीं। इसीलिए मैंने क्या बोला है कि जो दिख रहा है उसको काट के उल्टा आंसर लिखना। समझ गए? मतलब कि तुम रियलिटी में अगर तुमको मॉलिक्यूल हाथ में देता तो तुम उसको घुमा के चेक करते। अब पेपर पे उसने बना के दिया तो तुम घुमा के चेक नहीं कर पा रहे हो। समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। यस। मेरे को डैश भी कुछ बना के नहीं दिया, बट मुझे पता है ये सीधा दिख रहा है ना, रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन ही तो फॉलो कर रहा है वो, ये ऐसा बस है ना, सीधा सीधा नंबर फॉलो कर रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 खत्म। तो R और S बहुत ही ईजी हो जाता है। आई होप ये काफ़ी क्लैरिटी से समझ में आया। चलो ये जल्दी जल्दी बताओ। प्रायोरिटी ऑफ RS इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मास नंबर, एटॉमिक साइज या ऑल ऑफ दीज। आंसर इज एटॉमिक नंबर। ऑफिशियली मैंने क्या बोला? ऑफिशियली ये क्लियर भी किया ना कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग एटॉमिक नंबर से, बट रियलिटी मैंने आपको ड्यूटेरियम हाइड्रोजन में कंपेयर करके दिखा दी कि रियलिटी में ज़बरदस्ती एटॉमिक नंबर की बात नहीं करनी है। आप फॉलो प्रैक्टिकली ये सारे ही फॉलो करते हो, पर ऑफिशियली डेफिनेशन में क्या बोला है? बोलो एटॉमिक नंबर। CIP सिस्टम में कोई पूछेगा तो बोलना ही है। चलो इसका बताओ आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 2 3 2 3 मतलब समझ रहे हो, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 ऐसा बोल रहा है वो, टॉप टू बॉटम। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 है। हाँ, ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए अभी। चलो फटाफट जल्दी।
तो आंसर आ रहा है हमारा 2R और 3R। एकदम क्लैरिटी, एकदम बढ़िया, समझ में आ गया कैसे आ रहा है 2R और 3R। ये सेकंड नंबर वाले कार्बन पे इसको नंबर 1 2 फिर 3 और 4, तो ये ऐसे जा रहा है 1 2, वैसे ऐसे जा रहा है 1 2 3 4। क्यों? लेकिन क्योंकि डैश और वो मेंशन नहीं किया है तो हम काट के एस का आर लिख देंगे। सेम वे इधर ये 1 ये 2 सॉरी नहीं 2 ये 3 ये 4, ये ऐसे जाना चाहिए था लेफ्ट उल्टा, लेकिन अगेन कुछ डैश वैश मेंशन नहीं किया तो हम काट के आर लिख देंगे। तो 2 भी आर है 3 भी आर है। एकदम बढ़िया क्लैरिटी, ऐसे ही किया सबने, बहुत अच्छे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। क्या कि भाई हमारे क्या क्या मैकेनिज्म्स थे, हमारे रिएक्शंस हमने SN1 SN2 लास्ट टाइम देख लिए, इस बार पूरी कॉन्फ़िगरेशंस कन्फर्मेशन देख लिए। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर में, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो आपके NCERT में नहीं दिए हुए या स्टैंडर्ड बुक्स में थोड़े से उनके बारे में मेंशन कम है। खास करके एडवांस लेवल पे जो बाहर के क्वेश्चंस आते हैं उस इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेजरली वो थोड़े से नेम रिएक्शंस ही हैं, एक्स्ट्रा नेम रिएक्शंस हैं। ठीक है, उनके बारे में आपको फटाफट मैं बता देता हूँ। काफ़ी सारे इसमें से मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, करवा चुका हूँ, बट सिर्फ नेम रिएक्शंस है तो ध्यान में रख लेना कि उनमें क्या क्या बनता है। फिंकलस्टाइन मैंने कहा था, फिंकलस्टाइन यस, उसका पूरा नाम कोनेन फिंकलस्टाइन है, बट आपको सिर्फ फिंकलस्टाइन के नाम से याद रहे तो भी बहुत है। क्या था, NaI के साथ में हम लोग हैलोजन एक्सचेंज कराते थे, है ना, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड लेके NaI ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, हाँ ये भूलना मत, किसके प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, है ना। तो यहाँ पर आयोडाइड बन रहा है, आयोडाइड का फिंकलस्टाइन याद करवाया है ना मैंने, आयोडाइड का फिंकलस्टाइन यस। ठीक है, फिर दूसरा क्या था बोलना, अच्छा यहाँ पर वॉल्डन इन्वर्जन क्यों हुआ बताइए पहले, ये वाले एग्जांपल, ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन है ना, देखो वॉल्डन इन्वर्जन हो गया ना, यहाँ पे ब्रोमीन राइट साइड पे था, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आया, देखो बढ़िया है कि नहीं। तो ये मैकेनिज्म अपने को समझ में आ गया कि SN2 है। स्वाट्स रिएक्शन भी मैंने बता दिया, क्या पे फ्लोराइड्स बनते हैं, है ना, फ्लोराइड्स। और क्या यूज़ करते थे हम, AgF SbF3 या Hg2F2। अब आपकी NCERT में AgF मेंशन है, बट ये दोनों ज़्यादा डिटेल में मेंशन नहीं है। एंटीमनी का फ्लोराइड या मर्क्यूरी का फ्लोराइड भी आप यूज़ कर सकते थे, बट ऐसा बोलो कि लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ फ्लोरीन रखा था यहाँ पे, है ना। ठीक है, ये भी मैंने बताया हुआ है एल्काइल फ्लोराइड के लिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी हमने बोले, ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स गो अंडरगो ऑक्सीडेशन, टर्शरी डू नॉट। ये एक स्पेशल केस है, टर्शरी वाले ऑक्सीडेशन अवॉइड करते हैं, यहाँ पर भी और नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल फिनॉल में भी याद रखना। टर्शरी वाले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन अवॉइड करते हैं, दे रेजिस्ट, वो एलिमिनेशन प्रेफर करते हैं, ऑक्सीडेशन रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स को आप जबरदस्ती ऑक्सीडाइज करो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो अल्डिहाइड मिल जाएगा, सेकेंडरी वाले को करो तो कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन एजेंट आपके पास नॉर्मल ऑक्सीडेशन से ये काम नहीं होने वाला, है ना। तो क्या क्या यूज़ कर सकते हो आप, DMS, ये नाम सुना है DMS, ये बहुत पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म है DMS, क्या, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। क्या यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें NCERT में नहीं दी इसलिए बात बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन करके डाली हुई है मैंने। ठीक है, DMS यूज़ करोगे मतलब आपने RX प्लस उसको DMS के साथ में रिएक्ट करा तो आपका ऑक्सीडेशन हो सकता है। अगर प्राइमरी था तो अल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी था तो कीटोन मिलेगा। ये दूसरा क्या है, CH2 6 टाइम्स N4 क्या है, इसका नाम है यूरोट्रोपिन। पहली बार सुन रहे होगे, सुना है नाम, इसका नाम है यूरोट्रोपिन। क्या नाम है, बोलो बच्चों, यूरोट्रोपिन। और इसका दूसरा नाम ये भी है, हेक्सामिथिलीन टेट्राअमाइन। क्या नाम है, नाम से स्ट्रक्चर से मालूम पड़ रहा होगा, हेक्सामिथिलीन CH2 6 बार है और 4 नाइट्रोजन है, तो हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन। ठीक है ना, हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन ये बहुत भयंकर होता है, इससे ना साइक्लोनाइट बनता है, बहुत भयंकर एक्सप्लोजिव बनता है साइक्लोनाइट, हाँ। और ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक भी है। ओके, तो ये दोनों अच्छे हमारे ऐसे रिएजेंट्स हैं जिससे हम लोग अल्काइल हैलाइड्स का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ये नॉर्मली नहीं दिए जाते बट कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन कैसे रहेगा, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे वो ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीडेशन दिखाएगा। टर्शरी वाले में अल्फा हाइड्रोजन होते ही नहीं है ना, इसलिए तो वो नहीं दिखाता, समझ गया ना। टर्शरी वाले में अल्फा हाइड्रोजन कहाँ होते ही नहीं। ठीक है, रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन ये DMSO और यूरोट्रोपिन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो प्राइमरी से अल्डिहाइड, सेकेंडरी से
कीटोन। ये याद रहेगा क्या, समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, सॉरी, ये कीटोन होना चाहिए, है ना, आर आर, देखो सेकेंडरी था ये। ठीक है, क्लियर हो गया? एक्स की जगह पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो, खत्म। जहाँ पे एक्स था वहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा देना है। नोट, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल हैलाइड्स बाय यूरोट्रोपिन इज कॉल्ड सॉमलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये पूरे एनसीईआरटी में कहीं नहीं, आपने पहली बार नाम सुना होगा, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, इसको हम लोग सॉमलेट सिंथेसिस कहते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद डीएमएसओ, इसको हम लोग कहते हैं स्वर्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके ऊपर सवाल कभी नहीं आया है, कभी नहीं आया है। ठीक है, तो इसको अगर आप याद करना चाहो तो ये ऑप्शनल है, ये वाले पे इसके ऊपर कभी सवाल नहीं आया। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप ऑप्शनल में बता रहा हूँ, ऐसे कोई ये नहीं है। ठीक है ना। सॉमलेट का एक साइड चेन क्लोरीनेशन भी होता है एल्डिहाइड कीटोन में, आगे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चिंता नहीं करनी, हर एक भी चीज़ें बता दूंगा। हैलोबेंजीन की कपलिंग रिएक्शंस होती है 3 टाइप की। हैलो अरीन्स की 3 टाइप की कपलिंग रिएक्शन होती है, एक वर्ड्स फिटिग, एक फिटिग, ठीक है, और तीसरी उल्मेन, है ना। वर्ड्स फिटिग का मैंने आपको नाम ऑलरेडी बताया हुआ था, याद होगा, सोडियम इन ट्राई, तो वही वर्ड्स जो है सोडियम इन ट्राई ईथर, वो जब कॉम्बिनेशन ऑफ एल्काइल और एराइल होगा तो वर्ड्स फिटिग है। याद है ये सबको, बोलो हाँ या ना, है ना। और अगर प्योर आप सिर्फ एराइल ग्रुप्स लोगे तो क्या नाम है, फिटिग है। प्योर एल्काइल लेते तो क्या नाम था, वर्ड्स, है ना, वुड्स नहीं, वर्ड्स। हाँ, वर्ड्स। आपको चाहिए तो एक बार कंफर्म कर लेना गूगल पे जाके, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को कंफर्म पता है उसका नाम वर्ड्स था बंदे का। ठीक है, प्लीज़ उसका नाम वुड्स, वुड्स तो ये हो गया ना, वुड्स, ये हो गया ना वुड्स। हाँ, तो ऐसा। अब एक रिएक्शन है अगेन जिसका नाम शायद उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं सुना होगा, उल्मेन रिएक्शन। ठीक है, ये थोड़ा एक यूनिक है कि क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन में, ये सिर्फ स्पेसिफिकली किसमें दिखता है बोलो, क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन में, जिसमें आर ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे है। बताओ ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, क्लोरो या ब्रोमो। पहली बार फ्लोरो आयोडो नहीं चलेगा, क्या चाहिए बोलो, क्लोरो ब्रोमो। वो भी कौन सा, ऑर्थो या पैरा डेरिवेटिव ही होना चाहिए। क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेटिव्स, क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन का क्या, अच्छा आर ग्रुप बोले तो या तो टोलुइन हो सकता था, जाइलिन, ये सब बहुत कुछ हो सकता था ना, इथाइल मिथाइल ग्रुप, आर ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है। बट पोजीशन क्या चाहिए बोलो, ऑर्थो या पैरा। समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है, समझा। इनकी कपलिंग रिएक्शन होती है कभी कॉपर जिंक अलॉय में, किसमें, कॉपर जिंक कपल या कॉपर जिंक अलॉय में। तो आप बोलोगे सर ये तो एक चीज़ तो हमको दिमाग में ये आ रही है कि हाँ भाई मेटल्स के साथ कपलिंग होती है ना, सोडियम के साथ कपलिंग हो रही थी, यहाँ पर कॉपर जिंक के साथ भी कपलिंग हो रही है। सिर्फ जिंक रखते तो फ्रैंकलैंड होता था, ये भी बताया था, याद आ रहा है। तो यहाँ पर कॉपर जिंक अलॉय स्पेसिफिक नेम रिएक्शन है ना, कॉपर जिंक अलॉय के साथ क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेटिव्स अगर आपके पास हैं तो उनका क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। मान लो ये है आपका क्लोरो डेरिवेटिव, ये रहा क्लोरो डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें एक चीज़ यहाँ पर रहेगी कि आर ग्रुप आपको ऐसा लगाना था, समझो। ये फिटिक जैसा ही हो गया, बट फर्क कहाँ आ गया, फिटिक में हम लोग सोडियम यूज़ करते थे और उल्मेन में हम कॉपर जिंक अलॉय यूज़ करते हैं। बात समझ में आई क्या? ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करेगा, वो ना रैंडम पोजीशंस पे रैंडम फंक्शनल ग्रुप्स लगा देगा, रैंडम पोजीशंस पे क्या कर देगा। लेकिन अच्छी बात ये कि हमें ये मालूम है कि जब भी हम लोग एरोमेटिक सिस्टम पढ़ते हैं तो ये रैंडम फंक्शनल ग्रुप्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे रिएक्शन में, है कि नहीं, हमें ये मालूम होना चाहिए, बस ये मेन बात है। तो उल्मेन रिएक्शन हमको पता चल गया। तो स्वर्न ऑक्सीडेशन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, उल्मेन रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, ये सब जो अलग अलग नाम हैं इनके ऊपर आपके कई सारे नेम रिएक्शंस बन जाते हैं। सो दैट फिनिशेस ऑफ एक्स्ट्रा ऑल द पार्ट्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी हेलो एल्केन्स का पार्ट। सो ये हुआ एल्काइल हैलाइड्स। हेलो एरीन्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर अल्कोहल, फिनोल और AKC। ठीक है, पढ़ते रहो।